नमस्कार। अर्नब गोस्वामी की तरफ से सोनिया गांधी से ये सवाल किए जाने पर कि वो पालघर में हुई साधुओं की क्रूर हत्या पर खामोशी क्यों साधे हुए हैं, कांग्रेस के लोग इतने नाराज़ हो गए कि इन्होंने हिंदुस्तान में जगह जगह पर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। अर्नब गोस्वामी आज से नहीं, पिछले कई बरस से जो लेफ्टिस्ट पत्रकार हैं उनकी आंखों में एक किरकिरी की तरह चुभ रहे हैं। हिंदुस्तान में राइट विंग जर्नलिज्म कभी मजबूत नहीं रहा, ख़ास तौर से अंग्रेज़ी के क्षेत्र में, देसी भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में, हिंदी में ज़रूर एक बड़ी भूमिका रही है राष्ट्रवादी और निष्पक्ष पत्रकारिता की। लेकिन जहाँ तक सवाल है अंग्रेज़ी का, तो वहाँ पर चाहे वो टेलीविज़न जर्नलिज्म हो या फिर अखबारात हों, वहाँ हमेशा से ही कम्युनिस्टों का वर्चस्व रहा है। लेकिन पिछले कुछ साल से कुछ पत्रकार उभर कर सामने आए, ख़ास तौर से टेलीविज़न इंडस्ट्री में, जिन्होंने ज़बरदस्त चुनौती दी वामपंथियों को। लेकिन अंग्रेज़ी में जो चुनौती दी उसमें सिर्फ अर्नब गोस्वामी का नाम सबसे ज़्यादा आगे रहा। अर्नब गोस्वामी पर अक्सर इल्ज़ाम लगता है कि वो अपने मेहमान के साथ और दूसरे जो उनके पैनलिस्ट होते हैं उनके साथ वो बड़ी ही बदतमीज़ी से पेश आते हैं और बड़े ही शोर शराबे के साथ बात करते हैं। इन आरोपों में क्या सच्चाई है क्या नहीं है वो एक अलग विषय है, लेकिन बात यह है कि क्या अर्नब गोस्वामी की तुलना उन लोगों से की जा सकती है जो भले ही धीमी आवाज़ में बोलते हों लेकिन हमेशा हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ ही बोलते हों। अखबारों की एक अलग ही कल्चर रही है और बाद में यही रवैया टेलीविज़न जर्नलिज्म वालों ने अपनाया। वो हमेशा ख़बरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। मसलन अगर किसी भी घटना में अगर कोई ऊंची जाति का या कोई गैर अल्पसंख्यक शामिल है, सीधा कहें कि हिंदू शामिल है, तो वो खुलकर उसकी पहचान उजागर कर देंगे। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई वैसा है जिसे वो नहीं बताना चाहते, दिखाना चाहते, तो बड़ा छुपा कर कहेंगे कि एक समुदाय विशेष का, एक वर्ग विशेष का। लेकिन वहाँ पर जहाँ पर उन्हें नफ़रत फैलाने का मौका मिलेगा, वहाँ वो इस तरीके की जो पत्रकारिता की नियमावली है उसका पालन नहीं करेंगे। बहुत सालों से हमारे देश में जो पत्रकारिता का जो उच्च वर्ग था उसमें अंग्रेज़ी वालों का ही वर्चस्व रहा। लेकिन जब से ये टेलीविज़न न्यूज़ इंडस्ट्री आई है तब से टीआरपी की वजह से जो हिंदी के पत्रकार हैं टेलीविज़न में उनका काफ़ी नाम हुआ। दाम भले ही उनके मालिकान ने कमाए हों लेकिन नाम में कमी नहीं रही। मिसाल के तौर पर दीपक चौरसिया को आज भले ही लोग ज़्यादा ना देख रहे हों और वो अपनी बहुत सीमित काबिलियत के बावजूद किसी ज़माने में हिंदी हार्टलैंड का हीरो हुआ करता था। लेकिन अंग्रेज़ी में हमेशा से ही कमी महसूस की गई, चाहे वो प्रिंट हो या टेलीविज़न हो, कि वहाँ पर कोई भी ऐसा आदमी हो जो हिंदुस्तान की, हिंदुओं की या राष्ट्रवाद की बात खुलकर कहे। हिंदुस्तान का तो माहौल ही अलग था। पाकिस्तान वाले पंजाब का जो गवर्नर था, जिसकी बाद में हत्या कर दी गई, सलमान तासिर, एक मरतबा वो हिंदुस्तान घूमने आया। हिंदुस्तान की एक बड़ी पत्रकार होने का दावा करने वाली औरत ने उसके साथ कुछ वक्त बिताया, बाद में उसके बच्चे की माँ बनी, फिर वो चला गया। वो एक और दूसरे पत्रकार के साथ अब भी सुनते हैं कि लिव इन वगैरह में रहती है। ये खैर किसी का ज़ाती मामला है, लेकिन ये एक मिसाल है ये बताने के लिए कि अंग्रेज़ी पत्रकारिता का जो नैतिकता का धरातल है वो कितना खोखला है। इस अंग्रेज़ी जो आतंक है पत्रकारिता का कम्युनिस्टों की तरफ से फैलाया हुआ, बहुत दिनों तक कुछ लोगों ने उसका बड़ा शानदार मुकाबला किया, जिसमें एक बड़ा नाम है अरुण शौरी का। अरुण शौरी अकेले ही अभिमन्यु की तरह इस चक्रव्यूह में जूझते रहे और वो परास्त भी नहीं हुए। उन्होंने ज़बरदस्त मुकाबला किया। इसके अलावा कुछ और पत्रकार हैं जिसमें ख़ास तौर से जो पायनियर से जुड़े हुए लोग थे। पायनियर ने काफ़ी हद तक मोर्चा संभाला, लेकिन वो उस कमी को पूरा नहीं कर पाए जो एक कमी हमेशा महसूस की जाती रही। दक्षिणपंथी पत्रकारों की जो कमी है, जो उनकी गैर मौजूदगी है, उसकी वजह से जो लोगों में खालीपन था, उसकी वजह से हमेशा उन्हें लगता था कि कोई आए जो इस सब गैप को भरे। ये बात अलग है कि जो अंग्रेज़ी की पत्रकारिता है, चाहे वो टेलीविज़न की हो या
प्रिंट की हो उसकी टीआरपी काफ़ी कम होती है हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के मुकाबले। यही वजह है कि एक मरतबा पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से किसी ने कहा कि आपके खिलाफ़ फलां अखबार में ये अंग्रेज़ी के अखबार में आपके ख़िलाफ़ ये आर्टिकल निकला है। तो ज्ञानी जैल सिंह ने कहा कि निकलने दो, छापने दो, क्या फ़र्क पड़ता है कौन पढ़ता है। तो ये हालत रही है हमेशा से। ये बात अलग है कि अंग्रेज़ी का अखबार भी ज़्यादातर तमाम घरों में आता है, उसकी तह भी नहीं खुलती है, या तो खाने के जो डिब्बे हैं उसमें लगता है, बच्चों की किताबों के कवर चढ़ाए जाते हैं। उसका जो मकसद है वो पढ़ने से कहीं ज़्यादा दूसरों पर रौब गालिब करने के लिए किया जाता है। दक्षिणपंथी पत्रकारिता में, ख़ास तौर से टेलीविज़न में, इस तरह ख़बरों की और इस तरह जो एंकरिंग है, जो रिपोर्टिंग है, उसकी काफ़ी कमी है। अगर हम अर्नब गोस्वामी को अलग कर दें, अंग्रेज़ी वाले को, तो हिंदी में कौन बचता है? अलग अलग चैनलों में लोग आते हैं, लेकिन जो खुल्लम खुल्ला बोलता है वो है सुदर्शन वाला, जो अपना चौहान साहब है। अब उनकी जो पत्रकारिता है उसकी हम क्या आलोचना करें, उनका अपना तरीका है, लेकिन वो बड़ा चीप और बड़ा सस्ते किस्म का है। इस तरह की मानसिकता के साथ और इस तरह के तेवर के साथ आप शातिर वामपंथियों का मुकाबला नहीं कर सकते। वैसे भी हिंदुस्तान में जो पत्रकारिता की एक पहली समझ हर नौजवान लड़के लड़की को दी जाती है, उसे सिखाया जाता है न्यूज़ सेंस के नाम पर, कि अगर कुत्ता आदमी को काटे तो खबर नहीं है, अगर आदमी कुत्ते को काटे तो वो खबर है। और यकीन जानिए इस वाहियात फ़लसफ़े ने हिंदुस्तानी पत्रकारिता का बड़ा नुकसान किया है। नए लड़के लड़कियों को इसके अलावा पत्रकारिता के नाम पर क्या आता है? उन्हें ना इतिहास का ज्ञान है, ना राजनीति का, ना भारत के मनोविज्ञान का, ना भारत के धर्म का। आप लड़कों से पूछो तो वो फ़ौरन क्रिकेट की कोई खबर लेकर आ जाएंगे, या लड़कियों से पूछो तो उनके लिए फिल्मों में शाहरुख, सलमान और आमिर के अलावा कोई दूसरी खबर नज़र नहीं आ रही है। ये मैं तमाम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बहुमत है, जो अक्सरियत है, वो ऐसी ही है। इसके अलावा जो कुछ लीग से हटकर काम करना चाहते हैं वो क्या करेंगे? वो किसी बहुत पिछड़े गांव में चले जाएंगे, किसी झुग्गी झोंपड़ी में चले जाएंगे, और जब पूरा संसार हिंदुस्तान की अहमियत को और उसकी हैसियत को सलाम कर रहा है, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कैसे देश को नीचा दिखाएं। वो दिखाएंगे कि यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, यहाँ पे खाने को रोटी नहीं है, यहाँ पे प्रदूषण है, यहाँ पर ये जाति और धार्मिक भेदभाव है। उनका मकसद समाज की बेहतरी करना नहीं होता, उनका मकसद है कि उनके हाथों को ऐसी खबर लग जाए जिससे वो चर्चा में आ जाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सेमिनार्स अटेंड करने का मौका मिले, एक आध उन्हें कोई इनाम मिल जाए। जैसे कि मैक्सेस से हिंदुस्तान में जितने भी मुल्क मुखालिफ लोग हुए हैं, उन्हें बनाने में, उन्हें गढ़ने में ये मैक्सेस अवार्ड का एक बड़ा योगदान है। ये जो पत्रकारिता है, ये जो अंग्रेज़ीदा लोगों की पत्रकारिता है, इसके कुछ तरीके देखिए। ये खबर देंगे कि एक ट्रक जो कि मवेशियों को ले जा रहा था, उस पर हमला किया गौ रक्षक दल ने, और मवेशियों को ले जाने वाले लोगों के साथ मार पिटाई की, उन्हें मार डाला। अब इनसे एक बात पूछे कि जब जो ले जा रहे थे वो मवेशियों को ले जा रहे थे, और जिन्होंने हमला किया तो वो गौ रक्षक दल था, वो मवेशी रक्षक दल क्यों नहीं था? इसके अलावा अगर आप सबको याद होगा कि तो जब गोधरा कांड हुआ, गोधरा में पूरे ट्रेन के डब्बे को जला दिया गया, 60 के करीब लोगों को ज़िंदा जला दिया गया। 2 दिन तक ये खबर राष्ट्रीय मीडिया में यूँ ही पड़ी रही, किसी ने इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। और जब इसका एक एक्शन का रिएक्शन हुआ तो उसके बाद फिर छोटी छोटी घटनाओं को लेकर रिपोर्टिंग शुरू कर दी गई। अगर ये लोग 2 दिन पहले जाग जाते और ये खबर देते कि भाई फ़लाँ जगह पर ये दुखद हादसा हो गया है, तो वहाँ की सरकार भी अलर्ट हो जाती, दिल्ली में भी लोग अलर्ट हो जाते। लेकिन 2 दिन तक इन्होंने कोई खबर नहीं दी, और जो सारा गुस्सा था वो गुजरात में उफनता रहा, और अचानक 2 दिन बाद उसका फिर अलग ही नतीजा हुआ। उसके बाद ये लोग आए, फिर उन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन इस मंथन में एक अच्छी बात हुई कि देश को एक ऐसा नेता मिल गया कि जो आज इन सब के लिए जी का जंजाल बन गया है। इन्हें उम्मीद नहीं थी कि इनकी इस हरकत से वो एक नेता का कद इतना बड़ा कर देंगे जिसके सामने ये सब लोग बौने हो जाएंगे। दरअसल जो टीवी न्यूज़ चैनल हैं वो
रेवेन्यू के दम पर चलते हैं। आपको जितने एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे आपका चैनल उतना ही आगे बढ़ेगा। हम यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा जैसे सरकारी चैनलों की बात नहीं कर रहे जो कि सरकारी संसाधनों को फूंक कर, और वो सरकारी संसाधन जनता के पैसे से बनते हैं, वो तमाशा करते हैं, बड़ा सरोकार चिल्लाते हैं। जिस दिन उनकी परफॉर्मेंस और रेवेन्यू को दोनों को साथ साथ जोड़ दिया गया, वो सारा सरोकार जो है वो हवा हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और प्राइवेट न्यूज़ चैनल हैं। एक चैनल है जो कानून की खबरें ज़्यादा दिखाता है, उस पर कभी आप एक एडवर्टाइजमेंट नहीं देखेंगे। भैया तुम्हारे अब्बा के पास ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना है जिसकी वजह से तुम बिना किसी रेवेन्यू के ही चैनल को दौड़ाए चले जा रहे हो। और एक अहम बात है कि जो नैतिकता की बात करते हैं, जो एक अर्नब गोस्वामी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो चीखता है, चिल्लाता है, उनका खुद का नैतिक चरित्र क्या है। याद है सब लोगों को शिवानी भटनागर। एक मर्तबा शिवानी भटनागर अटल बिहारी वाजपेयी का इंटरव्यू करने गई। जैसे ही वाजपेयी जी आकर बैठे तो फट से उसने सिगरेट जला ली। वाजपेयी जी बड़े ही शरीफ आदमी थे, बुज़ुर्ग आदमी थे, करते क्या, उठकर चले गए। जब लोगों ने शिवानी भटनागर से कहा कि तुम्हारी ये जो हरकत है ये पत्रकारिता के जो उसूल हैं उनके ख़िलाफ़ है, तो हंसते हुए शिवानी भटनागर ने कहा कि अब वाजपेयी जी हमेशा ताउम्र याद रखेंगे कि शिवानी भटनागर नाम की भी कोई पत्रकार है। तो ये जो लोगों का मशहूर होने का जो तरीका है, जो उनका ये चलन है, ये नहायत ही घटिया है और नहायत ही निचले दर्जे का है। इससे अच्छा तो वो है जो बड़े ही तेज़ आवाज़ में बात करता हो, भले ही थोड़ा चीख चिल्ला कर बात करता हो, लेकिन कभी देश के ख़िलाफ़ तो नहीं बोलता, कभी मर्यादाओं का उल्लंघन तो नहीं करता। अगर वहाँ बैठे हुए किसी आदमी की, किसी पैनलिस्ट की या किसी और की जिसके साथ हम वो टेली डायलॉग कर रहा होता है, अगर उसकी गलत बात पर वो उसे तेज़ आवाज़ में धमका देता है तो क्या परेशानी है। लोग आए क्यों वहाँ पर, उन्हें पता है कि वहाँ पर इसी तरीके से बातचीत होगी, और वो कभी गलत आदमी को ही धमकाता है, वो कभी सही आदमी को नहीं धमकाता है। लेकिन क्योंकि जलन है, ईर्ष्या है, उसका कहीं ना कहीं तो मुजाहिरा करना है, तो लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अर्नब गोस्वामी ने जो अपना वजूद बनाया है, जो अपना मुकाम बनाया है, अपने दम पर बनाया है। वो चाहे कैसा भी आदमी हो, लेकिन उसने कभी मुल्क के जो मफादात हैं, राष्ट्र के जो हित हैं, उनके साथ कभी कोई समझौता नहीं किया। उसने कभी नीरा राडिया जैसी दलाल के साथ मिलकर दलाली का गंदा और काला खेल नहीं खेला। वो अपने दम पर आगे बढ़ा है। कितने पत्रकार थे जो टेलीविज़न स्क्रीन पर अपने मालिक की बदौलत हीरो बन गए, प्रभु चावला, बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, लेकिन अकेला अर्नब गोस्वामी हैं जिसने अपने दम पर अपना एक ब्रांड बनाया और ख़ुद एक चैनल का मालिक बना। कुछ बेवकूफ़ किस्म के नेता कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी की जो कंपनी है उसे अर्नब गोस्वामी को नौकरी से निकाल देना चाहिए। उन बेवकूफ़ों को ये नहीं मालूम कि गोस्वामी मुलाजिम नहीं है, मालिक है। अंग्रेज़ी के और भी बहुत सारे चैनल हैं और उनका बड़ा सीमित दर्शक वर्ग है, लेकिन जो बड़ा दर्शक वर्ग है, हिंदी का दर्शक वर्ग जो अर्नब को देखना पसंद करता है। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी अंग्रेज़ी की समझ काफ़ी कम है, लेकिन उन्हें अर्नब गोस्वामी का जो तेवर है, उसका जो तौर तरीका है, उसका जो क्लेवर है, वो बहुत पसंद करते हैं उसको, क्योंकि वो देखते हैं कि जो भी आ रहा है वही घुमा फिरा कर सारी बात कर रहा है। सांप्रदायिकता, सेकुलरिज्म, ये पत्रकारिता की आड़ में आप मुल्क के ख़िलाफ़ कोई एजेंडा नहीं चला सकते हैं। आजकल बड़ा आसान हो गया है कि आप पत्रकारिता और कुछ न्यायपालिका के जो हैं पीआईएल माफिया टाइप के, उनकी आड़ में आप पूरे जनतंत्र को, पूरे लोकतंत्र को बंधक बना लीजिए। ये बड़े अफसोस की बात है। कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि अर्नब गोस्वामी बहुत चीख कर पत्रकारिता करता है, बहुत चीख कर बात करता है। इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण है। जब अर्नब देखता है कि वो इस क्षेत्र में अकेला है, कोई उसका साथ देने वाला नहीं है, तो यहाँ से उसके अंदर एक भावना पैदा होती है कि अपनी बात को बहुत तेज़ी के साथ चीख कर कहे। लेकिन आज ज़रूरत है कि हिंदुस्तान में हज़ारों अर्नब गोस्वामी हों जो टीवी में, प्रिंट में, सोशल मीडिया पर देश की जो बात कह सकें, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं उनके चेहरे को बेनकाब कर सके। हमें एक नहीं, हमें सैकड़ों हज़ारों अर्नब गोस्वामी की ज़रूरत है। और ये ऐसे अभिमन्यु की तरह काम करें जो चक्रव्यूह में फंसे ना, तोड़ दें चक्रव्यूह को, और तोड़ दें उन तमाम लोगों की रीढ़ की हड्डी को जो हर वक्त भारत के ख़िलाफ़ साजिश करना ही अपना पहला कर्तव्य समझते हैं। बौद्धिक क्षेत्र में
एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इसका अलग अलग तरीका ये राष्ट्र विरोधी लोग अपना रहे हैं। कभी जश्न रेखता जैसा प्रोग्राम किया जाता है जिसमें जाने वाले लड़के लड़कियों से आप पूछिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को जानते हो, जयशंकर प्रसाद को जानते हो, महादेवी वर्मा को जानते हो, रामधारी सिंह दिनकर को जानते हो, तो मुँह बिचका के कहेंगे हु इज़ द भारतेंदु हरिश्चंद्र। लेकिन उनसे पूछो जॉन एलिया को जानते हो या वो जुल्फ़ी जो मंच पर सरेआम सिगरेट पीता है, शराब पी कर शायद घर से आता हो और तमाम हरकतें करता है जुल्फ़ें बिखेर कर, वो सबका हीरो, सबके बगल में उसकी किताब मिल जाएगी। ये एक षड्यंत्र है अपनी जड़ों से काटने के लिए। और इसके अलावा जो आपका जो ये जो प्रोटेस्ट का खेल है वो ढपली बजा कर, नुक्कड़ नाटक कर कर, इन तमाम ये बहुत छोटा सा ग्रुप है ये हर जगह पर, लेकिन इनकी वजह से जो एक उपद्रव वाली स्थिति पैदा होती है उसके लिए भी सबको आगे आना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि केवल टीवी में नहीं, हर जगह पर एक अर्नब गोस्वामी की ज़रूरत है जो तेज़ आवाज़ में चीख कर उनके कानों में अपनी बात कहे, देश की बात कहे कि बहुत लंबे वक्त तक अब तुम्हारा ये काला खेल नहीं चलेगा। जिस तरह मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की जो भारत विरोधी भावना है उसे उजागर करने का काम, उसे परास्त करने का काम कहीं ना कहीं दक्षिण भारतीय फिल्मों ने किया है। आप दक्षिण भारतीय फिल्में जो हैं, जो सदन सिनेमा हैं, उठाकर देख लीजिए उनका हर शाहकार, उसमें कभी भी आपको हिंदुस्तान के खिलाफ बात नहीं मिलेगी। वो हिंदुत्व की बात करेंगे, वो देश की बात करेंगे, सांस्कृतिक राष्ट्र की बात करेंगे। लेकिन आप मुंबई की फिल्मों को देख लीजिए, उनमें कहीं ना कहीं आपको एक हिडन एजेंडा नज़र आएगा। इसी तरीके से जो अंग्रेज़ी की टीवी पत्रकारिता है, वहाँ भी अगर साउथ इंडिया के लड़के लड़कियाँ आगे आएँ, क्योंकि अंग्रेज़ी में उनका जो अधिकार है वो उत्तर भारत के लड़के लड़कियों से थोड़ा बेहतर होता है। तो अब उनका ये फ़र्ज़ है कि जिस तरह से जो दक्षिण भारतीय सिनेमा है उसने मुंबई सिनेमा की जो गुस्ताखियाँ हैं उनको एक दायरे में बंद करने की कोशिश की है, ऐसी टेलीविज़न पत्रकारिता में भी वो अपने फ़र्ज़ को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ें। रहा सवाल अर्नब गोस्वामी का, तो जिन लोगों को लगता है कि गोस्वामी की आवाज़ उनके कानों में दर्द पैदा करती है तो ना सुने, क्योंकि उसकी आवाज़ केवल उन्हीं लोगों के दिल में दर्द का अनुभव कराती है जिनके दिल में हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रंथि पनपती रहती है। क्योंकि वो क्या गलत बात कहता है, हिंदुस्तान जैसे देश में अगर वो हिंदुत्व की बात करता है, राष्ट्र की बात करता है, सांस्कृतिक मूल्यों की बात करता है, तो क्या ये गलत करता है? भारत जो 1947 के बाद 2-3 हिस्सों में बढ़ गया, बांग्लादेश में आप एक जैसी बात कर सकते हैं, पाकिस्तान में आप एक जैसी बात कर सकते हैं, मगर हिंदुस्तान में आप संविधान का सहारा लेकर, पत्रकारिता का सहारा लेकर, जुडिशल एक्टिविज़म का सहारा लेकर हमेशा राष्ट्र विरोधी एजेंडा नहीं चला सकते। हर इंसान इस बात को सोच ले कि वक्त लगता है, लेकिन इस देश में हर धूर्त जावेद अख्तर के नकाब को नोचने के लिए कोई ना कोई तारिक फ़तेह ज़रूर बैठा हुआ है। नमस्कार, जय हिंद।